नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन में हार्दिक स्वागत। आज का जो अपना टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही छोटा सा टॉपिक भी है, और यदि आप समझ के चलोगे तो सारे क्वेश्चन सही भी हो सकते हैं। इजी टॉपिक है। टॉपिक का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। लिखो भाई, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स दो क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं, एक से लेके दो क्वेश्चन फिक्स है इसके। अपनी किस्मत अच्छी रही तो दो क्वेश्चन आ जाएंगे इससे, और दो क्वेश्चन इससे जो भी क्वेश्चन आएगा वो डेफिनेटली आपका सही होगा। इसमें ज़्यादा रट्टा मारने वाली चीज़ें नहीं है, सिर्फ आपको समझते हुए चलना है। यदि आप ये टॉपिक समझ में आ गया, गारंटेड इसके दो क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। सबसे पहली बात, क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? सर इसमें पढ़ेंगे हम रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होती है भी रेट ऑफ रिएक्शन? रेट का मतलब क्या होता है? दर। दर का मतलब किसी भी टाइम के साथ में कितना परिवर्तन हो रहा है। अब जैसे रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की बात करेंगे हम। रिएक्शन में क्या देखते हैं? अभिक्रिया। अभिक्रिया हम क्या चीज देखते हैं? एक कंसंट्रेशन देखते हैं या फिर प्रेशर देखते हैं? भाई केपी और कैसी, यही तो देखते हैं हम। कंसंट्रेशन वाली टर्म देखते हैं या फिर प्रेशर वाली टर्म देखते हैं। तो कंसंट्रेशन में टाइम के साथ में कितना परिवर्तन हो रहा है वो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। या फिर प्रेशर के द्वारा प्रेशर में कितना परिवर्तन हो रहा है टाइम के साथ में, उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो कहने का मतलब जैसे शुरू में ए से कोई बी बन रहा है, आप समझते जाओ, ए से बी बन रहा है। शुरू में इसके मान लेते 10 मोल है, 10 मोल है, या फिर 10 कंसंट्रेशन नहीं मान सकते यार, मोल मानना पड़ेगा। लेकिन अपने को पता है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम क्या होती है? कंसंट्रेशन होती है। मान लेते हैं इसका वॉल्यूम 10 लीटर है ऐसे, या फिर 5 लीटर मान लो। तो कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? एक ही स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन कितनी आएगी? 2 आ जाएगी। कुछ टाइम हुआ, रिएक्शन स्टार्ट हुई। रिएक्शन जब स्टार्ट होगी तो मुझे एक बात समझ में आनी चाहिए, जब भी रिएक्शन स्टार्ट होगी तो अभिकारक किसको बोलते हैं? रिएक्टेंट, या क्रिया कारक भी बोलते हो। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, यानी ए की जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ में कम होगी। और शुरू में देखो बी के पास तो कुछ है ही नहीं, ये तो बेचारा वैसे ही ऑलरेडी फकीर बन के बैठा है। तो इसके क्या मिलेगा? जैसे जैसे टाइम होगा इसमें से कुछ टूटेंगे, इसके 10 मोल टूटेंगे और ये बी बनना स्टार्ट हो जाएगा। बी को क्या बोलेंगे भाई? उत्पाद, यानी प्रोडक्ट। तो एक टाइम आएगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अभिक्रिया की दर, जब अभिक्रिया स्टार्ट होगी तो अभिक्रिया के टाइम के साथ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। ठीक है, अब मान लेते हैं टाइम 5 मिनट बाद, सपोज करो 5 मिनट बाद ऐसी कंडीशन आ गई, इस 10 मोल से 4 मोल ए के कम हो गए और बी के 4 मोल बन गए। आई बात समझ में? तो इसके कितने मोल बच गए? 6। इसके कितने बच गए? 4। अब देखो रेट, रेट का हो गया, कितना परिवर्तन आ रहा है कंसंट्रेशन में। शुरू में कितने मोल थे? सर 10 मोल थे। बाद में कितने बच गए? सर 6 मोल बच गए। कितने मोल का परिवर्तन आया? सर 4 मोल का। अपॉन ये हो गए मोल, मोल अपॉन वॉल्यूम क्या होता है? कंसंट्रेशन। वॉल्यूम कितनी है? सर 5 लीटर है। इनटू समय के साथ में कितना परिवर्तन, कितने टाइम के बाद में परिवर्तन आ रहा है? सर 5 मिनट के बाद का परिवर्तन है ये। तो ये क्या आएगी अपनी? ये दर आएगी। समझ रहे हो आप? तो चेंज इन कंसंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ में कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर में कितना परिवर्तन आ रहा है वह हमें क्या बताता है? रिएक्शन की रेट को बताता है। ये बात समझ में आई क्या आपके? यदि ये बात समझ में आई तो अपन लिखते हैं इसको। लिखो भाई, क्रिया कारक। क्रिया कारक को मैं हमेशा इंग्लिश में बोला करूंगा, एक बार अपने इसको आप देख लो। क्रिया कारक को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं। तो इंग्लिश टर्म याद रखनी है, क्रिया कारक या उत्पाद। उत्पाद बोले तो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की सांद्रता या दाब, कंसंट्रेशन या प्रेशर में समय के साथ परिवर्तन को, समय के साथ परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। अभिक्रिया की दर कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पे आप हेडिंग भी लगा सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर।
ठीक है, किसको बोलते हैं अभिक्रिया दर, वो आपकी बात समझ में आ गई। अब एक बात हमने यहाँ पे देखी कि टाइम के साथ में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन में कमी आती है, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन में वृद्धि होती है। तो ये बात भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, समय के साथ रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन में, कंसेंट्रेशन बोले तो सांद्रता में कमी आती है, वह प्रोडक्ट प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन में वृद्धि होती है। ठीक है, ये बात। अब कई बार क्या होता है, इसको ग्राफ पूछ लेता है। देखो, इसको यदि आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, यही सेम चीज आपको क्या करना है, ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। और ग्राफ में आप यहाँ पे लिखोगे क्रिया कारक या रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, तो लिखो यहाँ पे क्रिया कारक की सांद्रता, क्रिया कारक की सांद्रता, और यहाँ पे आ गया समय। भाई समय के साथ में क्रिया कारक की सांद्रता में क्या चेंज देखने को मिलेंगे अपने को, तो मुझे ये पता है सर रिएक्टेंट की देखो कंसेंट्रेशन में क्या आएगी, कमी आएगी समय के साथ में। तो देखो, यदि इसका ग्राफ आपको पूछ लिया जाए तो शुरू में मान लेते हैं ऐसे, धीरे धीरे ऐसे आएगा, ऐसे क्या आएगी, कमी अपने को देखने को मिलेगी क्रिया कारक की सांद्रता में। और यही ग्राफ आपको यदि उत्पाद की सांद्रता के बारे में बात करें, उत्पाद की सांद्रता के बारे में बात करें, उत्पाद की सांद्रता और समय के साथ में आपको ग्राफ बोल दिया जाए, तो आप बताओ भी उत्पाद के साथ में क्या होगा, भी कंसेंट्रेशन में वृद्धि होती है, तो इस हिसाब से चलेगा ऐसे। और कई बार क्या होता है, इन दोनों को मर्ज करके दे देगा आपको, ऐसा भी एक ग्राफ मिलता है आपको, कैसे इन दोनों को मर्ज करके दे सकता है। देखो ऐसे, ये समय है और ये क्या है, ये सांद्रता है। समय और सांद्रता ग्राफ एक साथ आपको मर्ज करके दे दे, तो देखो यदि इसकी ऐसे बोल दिया जाए ये बढ़ रही है और एक ऐसे कम हो रही है, आपको पूछ लिया जाए इनमें से कौन सी विकारक की सांद्रता है और कौन सी प्रोडक्ट की सांद्रता है, तो देखो ये बढ़ रही है, ये यहां से देखो आप, ये बढ़ रही है ना, ये बढ़ रही है, बढ़ती किसकी है, प्रोडक्ट की, तो ये प्रोडक्ट की सांद्रता आ गई, प्रोडक्ट का ग्राफ आ गया। और ये कम हो रही है, और कम किसकी होती है भाई, रिएक्टेंट की, तो ये रिएक्टेंट का ग्राफ आ गया। यानी ये उत्पाद का ग्राफ है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है और क्रिया कारक की सांद्रता कम होती है, क्रिया कारक की सांद्रता कम होती है। इसके अलावा रेट का एक फॉर्मूला और होता भी, रेट का फॉर्मूला लिखो आप, क्या है रेट, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, क्या फॉर्मूला भाई, नॉर्मल वही फॉर्मूला। अभिक्रिया दर क्या आएगी, सांद्रता में, सांद्रता या दाब कोई भी आए एक ही बात है, सांद्रता या दाब में परिवर्तन, सांद्रता या दाब में परिवर्तन डिवाइड बाई समय। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए भी। अभिक्रिया दर कैसे लिखेंगे, सांद्रता या दाब में परिवर्तन डिवाइड बाई समय। ये फॉर्मूला आपके याद रहना ही चाहिए। अब देखो रेट को किससे लिखेंगे, आर से, तो आर बराबर मैं ऐसे लिख सकता हूं डी सी अपॉन डी टी। सी क्या बताएगा भाई, कंसेंट्रेशन को बताएगा, तो चेंज इन कंसेंट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या ये बात समझ में आई क्या, डीसी अपॉन डी टी, और ये प्लस और माइनस दिखाऊंगा मैं, प्लस माइनस का क्या रोल है वो भी बताएंगे आपको। तो आप ये लिख लो कि जो दर होती है वो क्या होगा, डीसी अपॉन डी टी होगा, प्लस माइनस डीसी अपॉन डी टी। अब देखो डीसी का मतलब हो गया सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन, डीटी का मतलब समय में परिवर्तन। ठीक है, एक बार मैं इसको आर को सही लिखता हूं, यार, और आर क्या होगा, अभिक्रिया की दर को बताएगा। और प्लस साइन कब आएगा, प्लस साइन भाई आप बताओ मेरे को, किसकी दर किसकी सांद्रता बढ़ रही है समय के साथ में, सर उत्पाद की सांद्रता हमेशा बढ़ेगी, और बढ़ेगी उसके लिए क्या आएगा, प्लस आएगा। तो प्लस चिन्ह का उपयोग उत्पाद की सांद्रता के लिए करते हैं, यहां पे लिख लो ऐसे, प्लस चिन्ह का उपयोग या प्रयोग उत्पाद की सांद्रता के लिए करते हैं, सांद्रता के लिए करते हैं। और नेगेटिव साइन कब करेंगे, नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव का मतलब कम हो रहा है, और कम किसकी हो रही है अभी,
कम हो रही है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यानी क्रियाकारक की सांद्रता, क्रियाकारक की सांद्रता के लिए करते हैं, के लिए करते हैं। ये बात यहां तक समझ में आ गई क्या आपके? अब देखो ये तो नॉर्मल आ गया, रिएक्शन आ गया आपके डीसी अपॉन dt, बिल्कुल नॉर्मल है। अब यदि आपको कोई रिएक्शन लिखनी हो, ठीक है, एक बार अपने रेट वाला करते हैं। कुछ इसमें क्या होता है, दो तीन टाइप की रिएक्शन भी होती है जो रेट को डिसाइड करती है। जिसकी रेट फास्ट है उसको बोलेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन, जिसकी रेट कम है उसको बोलेंगे वेरी स्लो रिएक्शन, जिसकी रेट भी ठीक ठीक सी है, मीडियम है, तो उसको बोलेंगे मॉडरेट वाली रिएक्शन। वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ना स्टार्ट कर दिया, रेट पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो रेट को देखो कैसे लिखोगे भाई, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन लगा दो भी। अभिक्रिया की दर को निर्धारण करना, अभिक्रिया की दर का निर्धारण। अब देखो भाई कैसे करोगे इसको। मान लेते हैं कि ए से बी बन रहा है, ए से बी बन रहा है, तो इसकी जब आप रेट लिखोगे, रेट लिखोगे, अब मेरे को आप बताओ कि बी ए की जो सांद्रता है वो कम हो रही है टाइम के साथ में या बढ़ रही है? सर कम हो रही है, तो इसके लिए क्या साइन लगाएंगे? माइनस साइन लगाएंगे। और कितना देखो कंसंट्रेशन ऑफ चेंज, अब किसी कंसंट्रेशन देख रहे हैं हम, ए की देख रहे हैं, तो ए की कंसंट्रेशन आएगी अपॉन dt आएगी, इनका मान बराबर आएगा। चाहे आप ए से निकाल लो इनकी वैल्यू, चाहे आप बी से निकाल लो, दोनों के मान समान आना चाहिए। मतलब दर का मान क्या होता है? कांस्टेंट होता है। दर यूं नहीं है कि आपके प्रोडक्ट में प्रोडक्ट कितने तीन प्रकार के होंगे या रिएक्टेंट दो प्रकार के होंगे तो दर अलग आएगी, नहीं, दर सभी के लिए समान आएगी। ठीक है, जैसे ए, अभी एक बार इसको देखते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल और करते हैं, आपको बताते हैं। अब देखो बी, बी में क्या आएगा? बी बन रहा है, बी बन रहा है यानी प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के लिए क्या आएगा? प्लस साइन आता है, प्लस साइन। फिर कंसेंट्रेशन ऑफ चेंज ऑफ बी, बी की सांद्रता में कितना परिवर्तन है? अपॉन टाइम, ये आ गया रेट का बी। क्या यहां तक समझ में आई क्या? इसके अलावा एक एग्जांपल और देखो, जैसे ए से क्या बन रहा है भाई? बी प्लस सी। अब ये एक बार इधर निकलती है, दर का मान तीनों के लिए समान रहेगा। चाहे आप ए से निकालो, क्योंकि ए रिएक्टेंट है तो माइनस आएगा डी ए अपॉन डी टी। चाहे आप डीबी की कंसेंट्रेशन में परिवर्तन करके निकाल लो, चाहे आप डीसी की कंसेंट्रेशन में परिवर्तन करके निकाल लो, सबका मान समान आएगा। यहां तक आपकी बात समझ में आनी चाहिए कि सबका मान समान आना चाहिए। प्लस किसके लिए आएगा, माइनस किसके लिए आएगा, मैंने आपको दोनों बता दिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ए हमें पता है ए कम हो रहा है, ए क्या हो रहा है भाई? कम हो रहा है। ठीक है, और बी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ए जो कम हो रहा है, इसको मतलब ए को बोलेंगे विलुप्त होने की दर, विलुप्त हो रहा है ना, एक तरीके से लुप्त हो रहा है, उसमें कमी आ रही है। और बी मतलब बी के बनने की दर, बी के निर्माण की दर। क्या यहां तक समझ में आया क्या बात? ठीक है, तो ये जो डी ए अपॉन डी टी माइनस के साथ में, ये हम बोलेंगे ए के विलुप्त होने की दर है, और जो प्लस डी बी अपॉन डी टी है, ये हम बोलेंगे बी के निर्माण की दर है। इसी प्रकार इसमें तो आपको एक टर्म याद रखनी है। क्या टर्म याद रखनी है वो देखो भाई, यहां से एक ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, ए के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर। अब बताओ भाई ए ए की क्या है? ए में सर कमी आएगी, ए रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में क्या होगा? कमी आएगी, कमी आएगी तो इसके लिए माइनस डी ए अपॉन डी टी आएगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी आएगा। इसी प्रकार बी के निर्माण की दर पूछ लिया जाए, बी के निर्माण की दर, ऐसे आएगा क्वेश्चन आपके, बी के निर्माण की दर। तो देखो भाई बी क्या है? बी सर प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट में क्या आएगा? साइन प्लस आएगा। पहले सबसे काम आप माइनस और प्लस लिख लिया करो। अब देखो बी क्या है सर? डीबी, डीबी अपॉन डी टी आ जाएगा। इसके अलावा एक ये भी पूछ सकते हैं, सी के निर्माण की दर। सर कोई दिक्कत नहीं है, सी क्या है सर? प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट के हमेशा प्लस आएगा, और चेंज किस में देखेंगे? सी का सी में देखेंगे। ये लो, ये आ गए अपने, ए के विलुप्त होने की दर आ गई, बी के निर्माण की दर आ गई, और सी के क्या आ गई? निर्माण की दर आ गई। यहां तक क्या बात आपकी समझ में आ गई क्या? यहां तक समझ में आ गई तो एक बात और लिख लो यहां पे, एक बात और यहां पे क्या लिखोगे? यहां लिखो आप इंपॉर्टेंट लगा के, इंपॉर्टेंट लगा के लिखो। सबसे पहली बात तो ये लिखो कि दर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। दर, दर बोले तो रेट,
रेट कभी भी नेगेटिव ऋणात्मक नेगेटिव नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है। तो सर आप बोलोगे ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है वो तो नेगेटिव कर देगा, नहीं करेगा। कैसे? जैसे ए से बी है, ए के शुरू में 10 मोल है और मान लेते एक टाइम ऐसा आएगा 10 में से 4 चले गए यानी 6 मोल बच गए, ठीक है। और कितने टाइम में हो रहा है ये? 5 मिनट में हो रहा है। तो आपको ये पूछ लिया जाएगा ए के विलुप्त होने की दर है, तो आपको बोलेगा ए के विलुप्त होने की दर। आप कैसे निकालोगे सर? दर निकालेंगे सर ए के विलुप्त होने की माइनस डी ए अपॉन डी टी से। अब देखो माइनस डी ए समय के साथ में कितना परिवर्तन हो रहा है सर? 6 आ गई। बाद में हम बाद वाले देखते ना भाई, कोई भी चीज है उसमें कितनी कमी आ रही है सर? 6 हो गई। पहले कितनी सी सर? 10 थी। कितने टाइम में हुई सर? 5 मिनट लगे। पहले कोई टाइम नहीं था तो 0 आ गया, यानी माइनस। ऐसे आपको पता हो गया R2 माइनस R1 करेंगे, आगे बताएंगे कैसे करते हैं। आप इसको सोल्व करोगे तो देखो माइनस ये आगे -4/5 और इसको सोल्व करोगे 4/5, यानी ये जो दर है, जो फाइनल दर है वो हमेशा प्लस आएगी। फाइनल दर कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। एक बात आपको ये हमेशा गांठ बांधनी है कि दर का मान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये आप चाहो तो एक एग्जांपल लिख लो, मैं यहाँ पे सही तरीके से व्यवस्थित एग्जांपल दे देता हूं आपको। देखो एग्जांपल, ए से बी जा रहा है, टी बराबर 0, इसके मान लेते 10 मोल। टी बराबर 5 मिनट, इसके मान लेते 5 मोल, या फिर 10 माइनस 4 मोल, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। 10 माइनस 4 यानी 6 मोल, और इसकी कितने मोल बन गए? 4। ए के विलुप्त होने की दर कैसे लिखेंगे? ए के विलुप्त होने की दर, होने की दर सर ये माइनस में आएगा, बिल्कुल डी ए अपॉन डी टी आएगा सर। माइनस के अंदर डी ए का मतलब A2 की कंसेंट्रेशन यानी टी टाइम में, ऐसे लिखो ए की कंसेंट्रेशन टी टाइम में माइनस ए की कंसेंट्रेशन शून्य में, यानी जो स्टार्टिंग में, अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। अब देखो माइनस ए टी कितना है सर? ये रहा ए टी, इसको क्या बोलेंगे? A0, ठीक है, टी टाइम के बाद में। तो ए टी कितना है सर? 6 माइनस A0 कितना है? 10 अपॉन T2 कितना है? 5 माइनस 0। इसको आप सोल्व करोगे तो 4/5 आ जाएगी, जो कि प्लस में आएगी। दर हमेशा प्लस में आएगी। ऐसे ही आप बी के निर्माण की दर लिखो, बी के निर्माण की दर। तो बी के निर्माण की दर कैसे आएगा सर? प्लस में आएगा डी बी अपॉन डी टी। तो देखो डी बी टी माइनस B0 अपॉन T2 माइनस T1, ये भी डी में आ गया। अब देखो ये क्या आ गया? ये सर बी टी है, और शुरू में इसकी कुछ भी कंसेंट्रेशन नहीं है, तो ये मान लेते हैं B0 है। अब देखो ये प्लस साइन में लेके चल रहे हैं, बिल्कुल। बी टी कितने हैं? 4, शुरू में कितना है? 0 अपॉन T2 कितना है? 4 माइनस 0, ये भी वैल्यू कितनी आएगी? +4/5। तो एक तो ये आपको पता चल गया भी दर का मान हमेशा प्लस आएगा। दूसरी बात, दर का मान सभी के लिए समान रहेगा, दर की रिएक्शन पूरी रिएक्शन के लिए समान रहेगा। दूसरा पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट लिख लो, दर का मान, दर का मान समीकरण के लिए समान रहेगा, समीकरण के लिए समान रहेगा। देख रहे हो आप ऊपर वाले एग्जांपल में, देखो बी से भी अपने दर निकाली, बी से भी दर निकाली 4/5 आई, ए से भी दर निकाली 4/5 आई, दोनों के लिए समान आई। इसका मतलब दर का मान पूरी समीकरण के लिए समान रहेगा। तीसरी बात, विलुप्त विलुप्त के केस में, यानी डिसअपीयरेंस बोलते हैं इसको, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, विलुप्त होने की दर, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के लिए नेगेटिव साइन यूज करते हैं, नेगेटिव साइन यूज करते हैं। ये बात मैंने लिखाई दी आपको ऊपर, वही सेम बात यहाँ पे लिख लो आप। तो यहां तक क्या कोई दिक्कत आ रही है आपके? मेरे हिसाब से आपके कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 4 नंबर, जो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अलग ही लिखेंगे अपना इंपॉर्टेंट। हमने विलुप्त होने की दर देख ली, हमने निर्माण की दर देख ली, अब हम देखना चाह रहे हैं एक ऑल ओवर दर, यानी पूरे रिएक्शन की दर। तो पूरी अभिक्रिया की दर के लिए स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज करेंगे। यहाँ क्या कहीं पे कोई जरूरत पड़ी क्या? यदि यहाँ पे 2a भी होता ना तो भी ये रेट ऐसे ही आती, लेकिन जो अभिक्रिया की दर है उसमें क्या करेंगे हम? स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे कैसे करेंगे वो बता दूं मैं आप। तो यहाँ पे लिखो अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर में रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति स्टिक्योमेट्रिक
रस समीकरण मिति कोफिशिएंट, स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट, कोफिशिएंट का उपयोग करते हैं, का उपयोग करते हैं। जबकि जबकि विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर या निर्माण की दर, या निर्माण की दर में स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट, स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट का उपयोग नहीं करते, उपयोग नहीं करते। ठीक है, कैसे? अभी देखो एग्जांपल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे आप, पूरी समीकरण की यदि रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो उसमें क्या होगा, रस समीकरण मिति का यूज करेंगे। जबकि विलुप्त होने की दर या निर्माण की दर में हम इसका यूज नहीं करेंगे। कैसे? एक एग्जांपल देखो, आपको यदि ऐसे कोई अभिक्रिया दे दी जाए M1A प्लस M2B से बन जाए आपका कोई प्रोडक्ट N1P प्लस N2Q, और ये जो M1, M2, N1 और N2 ये क्या है, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है, और A और B क्या है, रिएक्टेंट है, P और Q क्या है, प्रोडक्ट है। ये बात आपके समझ में आ रही है? अब आपको पूछ लिया जाए सबसे पहले A के विलुप्त होने की दर भाई कैसे निकालोगे? A के विलुप्त होने की दर, सर मैंने अभी आपको देखा है, कुछ नहीं इसमें यूज करना, सिर्फ dA/dt। क्या M1 यूज होगा? क्या नहीं होगा, M1 का कोई रोल नहीं होगा। लिखो यहाँ पे देखो, स्टिक्योमेट्री का उपयोग नहीं करते हैं तो M1 नहीं देखेंगे यहाँ पे। B के विलुप्त होने की दर भाई, होने की दर, क्या B में भी देखेंगे? क्या नहीं देखेंगे सर, नेगेटिव आएगा क्योंकि रिएक्टेंट है, सीधा dB/dt लिखेंगे। तीसरा, P के निर्माण की दर, P के निर्माण की दर, P के निर्माण की दर में देखो P क्या है, प्रोडक्ट है तो प्लस आएगा, और क्या आएगा, dP/dt आ जाएगा। P के प्रोडक्ट में P की सांद्रता में परिवर्तन। फिर 4 देखो, Q के निर्माण की दर, Q के निर्माण की दर, ये भी प्लस में आएगा, dQ/dt आ जाएगा। यहां तक क्या आपके समझ में आ गया? क्या जब भी विलुप्त होने की दर या निर्माण की दर देखते हैं तो इसमें स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज नहीं करेंगे। अब एक आएगा अभिक्रिया की दर, ऐसे लिखे आएगा अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर इसमें हम लिखेंगे। और हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन पूरी अभिक्रिया के लिए समान रहेगी, रेट ऑफ रिएक्शन पूरी अभिक्रिया के लिए समान रहेगी, तो हम रेट लिखेंगे ऐसे, रेट लगा के। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज करेंगे। देखो M1A का स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है ना, तो -1/M1 dA/dt बराबर B2 का क्या है, B का क्या है, M2 है सर स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, तो -1/M2 dB/dt। ये पूरी सभी अभिक्रिया के लिए, चाहे प्रोडक्ट का लिखो चाहे रिएक्टेंट का लिखो, सबके लिए समान आनी चाहिए अभिक्रिया की दर, तो हम बराबर में लिखेंगे। फिर प्रोडक्ट से क्या आएगा सर, P का देखेंगे तो प्लस में आएगा 1/N1 dP/dt, इसी प्रकार आएगा 1/N2 dQ/dt। आगे क्या बात समझ में? ऐसे अभिक्रिया की दर लिखते हैं। यदि ये बात आपकी समझ में आ गई तो ये मान के चलना लगभग अपना ये जो अभिक्रिया की दर वाला टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिक्रिया की दर में हम क्या करेंगे, स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज करेंगे। जबकि विलुप्त होने की दर पूछ लिया जाए या निर्माण की दर पूछ लिया जाए, रेट ऑफ फॉर्मेशन पूछ लिया जाए या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछ लिया जाए, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा सीधा लिखना है, उसमें कोई स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन लिखो भाई, एक नॉर्मल क्वेश्चन है, एग्जांपल देखो, N2 प्लस 3H2 से बन रहे 2NH3। अब इसमें आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछ लिया जाए, अभिक्रिया की दर, मैं ROR लिख रहा हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे लिख लो ROR, यदि किसी को ऐसे दिक्कत आ रही है तो इसमें लिख लो रेट ऑफ रिएक्शन की जगह ROR। रेट ऑफ रिएक्शन ROR, ठीक है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे सर, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते वक्त हमें पता है स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज करेंगे, तो देखो -1 इसका स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 dN2/dt बराबर
इसकी जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो ये भी माइनस में आएगा क्योंकि ये रिएक्टेंट है, माइनस के अंदर 1/3, फिर क्या आएगा DH2/dt। फिर देखो ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट में लिखते वक्त क्या करेंगे, प्लस में आएगा, और ये क्या आएगा स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे आएगा D(NH3)/dt। मेरे हिसाब से ये चीज आप निकालना सीख चुके हो। अब एक इसमें एक कई बार क्या होता है, इसमें आपको कंफ्यूज कर देगा कि आपको ये पूछ लिएगा कि बी के निर्माण की दर और N2 के विलुप्त होने की दर और H2 के विलुप्त होने की दर में क्या संबंध है। तो आप हमेशा सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया करो, पूरी रिएक्शन के लिए सबसे रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया करो। अब आप निकालो कि विलुप्त होने की दर, N2 के विलुप्त होने की दर, N2 के विलुप्त होने की दर, मैं इसको मान लेता हूं R(N2) लिख देता हूं, इसको R(N2). देखो ये होती है -D(N2)/dt। अब ये इसकी वैल्यू देखो किसके बराबर आ रही है सर, रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर ही आ रही है। कि देखो यही तो है, माइनस के अंदर पूरा डी, इसको पूरे को देखो आप, और इसको ये चीज ये रही बिल्कुल, तो ये किसके बराबर है, ROR के बराबर है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो गई। बिल्कुल सही बात है सर। आगे देखो H2 के विलुप्त होने की दर, इसको मान लेता RH2, ये किसके बराबर होगी सर, ये माइनस के अंदर DH2/dt। क्या इसमें जो विलुप्त होने की दर है इसमें क्या स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आएगा, क्या नहीं आएगा सर। इसका मान हमें पता है कि ऊपर वाली इस रिएक्शन को इस रिएक्शन से कंपैरिजन करो सर, ROR बराबर आएगा -1/3 DH2/dt। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे सर इसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इस वैल्यू को। तो यदि -DH2/dt मैं यहां से करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 3 × RO(R)। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 3ROR आ जाएगा। क्या यहां तक समझ में आया क्या। अब इनको आपस में संबंध में आपको पूछ लिया जाए कि इनका क्या रिलेशन है, इनका आपस में रिलेशन पूछ लिया जाए तो क्या करोगे सर, इन दोनों को एक दूसरे का RN2/RH2 कर दिया करो, बराबर क्या आएगा ROR/3 × ROR। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो R(N2) है ना वो R(H2)/3 आएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। आप क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हो, विलुप्त की दर हो चाहे आप रेट ऑफ रिएक्शन हो, सभी में आप स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जोड़ देते हो और अपना आंसर सही करने की फिराक में रहते हो, जो कि सरेआम गलत है आपका क्वेश्चन। आपको ऐसे करना है, इससे ज्यादा और क्या ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता सकता हूं। एक लास्ट क्वेश्चन करके इस वाले को, रेट ऑफ रिएक्शन वाले को फिनिश करते हैं। एक एग्जाम्पल देख लोगे, ये लिख रहा है 2N2O5 से क्या बन रहा है भाई, 4NO2 बन रहा है प्लस O2 बन रहा है। यदि NO2 की सांद्रता, यदि NO2 की सांद्रता 4 सेकंड में, NO2 की सांद्रता 4 सेकंड में 1.6 × 10⁻² मोलर से बढ़ती है तो निम्न की गणना कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन NO2 के निर्माण की दर, ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन 2 O2 के निर्माण की दर, 3 नंबर N2O5 के विलुप्त होने की दर, और 4 नंबर रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का वेग बोल दो या अभिक्रिया की दर बोल दो। ये आपको निकालना है अभी। तो देखो सॉल्यूशन क्या निकालना है, 2N2O5 से क्या बन रहा है, 4NO2 बन रहा है प्लस O2 बन रहा है। ये आ गई। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, NO2 दिया हुआ है। NO2 की सांद्रता आपको टाइम दिया हुआ है और सांद्रता में परिवर्तन दिया हुआ है। देखो NO2 क्या बन रहा है अभी, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बनने की दर कैसे निकालेंगे, NO2 के बनने की दर, NO2 के बनने की दर क्या आएगी, प्लस के अंदर D(NO2)/dt। अब देखो ये बोल रहा है कि NO2 की सांद्रता 4 सेकंड में इतने मोलर से बढ़ती है। शुरू में हमें पता है इसकी प्रोडक्ट 0 है कंसेंट्रेशन, जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो ये बोल रहे 4 सेकंड बाद में इतनी हो जाती है। तो यानी 1.6 × 10⁻² -0 T2 - T1, जैसे N2 की सांद्रता शुरू में और T टाइम बाद में, वो आ गया अपॉन कितना समय में
सर 4 सेकंड में हो रहा है ये, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसको 0.4 यानी 4 इंटू, इसको देखो किसी की प्रॉब्लम आ रही है, मैं कैलकुलेशन पूरी कर देता हूँ। ये 4 से कटेगा तो 0.4 आएगा, इंटू 10⁻², यानी 4 इंटू 10⁻³ आ गया। ये किसकी आ गई, NO2 के बनने की दर आ गई। NO2 के बनने की दर आपको 4 इंटू 10⁻³ अब देखो ये क्या आएगी, इसकी कंसेंट्रेशन मोलर में दी हुई है और ये समय में है, आपको ये यूनिट भी पूछ सकते हैं तो मोलर पर सेकंड आ गई। देखो इसकी यूनिट क्या दी हुई है, मोलर में दी हुई है, ये रही मोलर। और नीचे सम्यक यूनिट क्या होती है भाई, सम्यक सर यूनिट होती है टाइम में, तो m/t आ जाएगा। m/t का मतलब t किस में आता है, सेकंड में आता है, तो m/s आ जाएगा। ये NO2 के बनने की दर आ गई। अब यहां से रेट ऑफ रिएक्शन लिख लिया करो, आप बराबर आएगी। देखो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर लिख लिया करो, अभिक्रिया की दर ROR लिख लिया करो। क्या लिखोगे भाई, देखो ROR लिखते वक्त मैं देखूंगा स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को, तो इसका NO2 का कितना है, 2 है, तो इसका आएगा 1/2 DNO2 बराबर। फिर क्या आएगा, NO2 का स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 4 है, तो 1/4 D ऑफ NO2/dt बराबर। फिर O2 का कितना है सर, 1 है, तो इसको 1/1 D ऑफ O2/dt आ जाएगा। ये अपने अभिक्रिया की दर आ गई। अब इसमें जो भी पूछना है अपने को, अपने सारे आंसर आ जाएंगे। देखो अभिक्रिया की दर के लिए मुझे इससे हम अभिक्रिया की दर निकाल सकता हूं। अभिक्रिया की दर कितनी आएगी, अभिक्रिया की दर ROR, हालांकि ये सबके लिए बराबर आएगी। तो ये हम एक अपने जो एक ही डाटा दिया हुआ है और डाटा दिया हुआ नहीं है, कौन सा दिया हुआ है, NO2 वाला दिया हुआ है, उससे निकाल लिया करो। 1/4 DNO2/dt यहां से निकालेंगे हम, तो 1/4 इंटू DNO2/dt की वैल्यू कितनी है सर, ये DNO2/dt वैल्यू 4 इंटू 10⁻³ है, तो ये कितनी आ जाएगी सर, 10⁻³ क्या आ गई, अभिक्रिया की दर आ गई। अब अभिक्रिया की दर आ गई, ये हमें पता है। अब हमें क्या निकालना है, विलुप्त होने की दर, NO2, देखो अगला आ गया N2O5 के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर ये कैसे निकालते हैं भाई, सर ये निकालेंगे -DN2O5/dt। अब देखो ये हमें निकालना है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 2 इधर चला जाएगा, ये माइनस तो इसके साथ ही आएगा, बिल्कुल सर -7 आ जाएगा, तो ये 2 बचेगा, 2 इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके बराबर आएगा, 2 इंटू ROR के बराबर आएगा। यहां तक बात समझ में आई क्या, किसके बराबर आएगा, 2 इंटू ROR, 2 इंटू ROR क्या है, 10⁻³ है, तो ये आएगा 2 इंटू 10⁻³ आ जाएगा। इसी प्रकार एक और पूछा हुआ अपने को, O2 के निर्माण की दर, देखो भाई आगे, O2 के निर्माण की दर, O2 के निर्माण की दर। अब देखो O2 के निर्माण की दर को क्या बोलते हैं भाई, DO2/dt, DO2/dt। ये इसकी वैल्यू देखो, ये तो सिर्फ 1/1 है, इसके बराबर ही नहीं है, तो ROR और इसको कंपैरिजन करोगे तो बराबर ही आएगा, तो बिल्कुल ये किसके बराबर आएगी, ROR के बराबर, और इसकी वैल्यू कितनी है सर, 10⁻³ है। तो ये अपने सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मेरे हिसाब से इससे क्या होता है, अपने सेकंड ग्रेड में लगभग एक क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। यदि आपने ये पूरा समझ लिया तो गारंटेड दे रहा हूं मैं, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपको मूर्खता नहीं करनी है, नहीं जल्दबाजी करनी है। आपको सबसे पहले अभिक्रिया की दर लिखनी है। अभिक्रिया की दर लिखने के बाद में आपको विलुप्त होने की दर पूछ लिया जाए या फॉर्मेशन की दर पूछ लिया जाए, दोनों के लिए आपको साइन याद रखनी है। और दोनों में एक बात आपको याद रखनी है कि स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज नहीं करते। देखो कहीं नहीं किया मैंने, यहाँ पे N25 ओनली मैंने विलुप्त होने की दर में N2O5 लिखा है, मैंने यहाँ पे स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लगाया। देखो यहाँ पे भी O2 में मैंने स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लगाया, यहाँ पे भी मैंने स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लगाया। इस चीज को आप समझो, ठीक है। और सिर्फ मैंने अभिक्रिया की दर है उसमें स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को लगाया है और कहीं नहीं लगाया। तो ये बात यदि आप समझ गए तो गारंटेड आपके क्वेश्चन सही होंगे। ये हो गया अभिक्रिया की दर क्या कंप्लीट। अब देखो अभिक्रिया की दर है, उससे हमें रिएक्शन का आइडिया लगता है। यदि किसी की अभिक्रिया की दर फास्ट है, यानी ज्यादा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसका मतलब वो अभिक्रिया बहुत फास्ट है, वो अभिक्रिया तुरंत कंप्लीट हो रही है। और यदि किसी के लिए अभिक्रिया की दर कम है, इसका मतलब वो धीमी है। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि अभिक्रिया के वेग के आधार पर या अभिक्रिया की दर के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया की दर के आधार पर, दर के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार किसके आधार पर, अभिक्रिया की दर के आधार पे। देखो सबसे पहला प्रकार अति तीव्र अभिक्रिया, अति तीव्र अभिक्रिया यानी वेरी
वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, अति तीव्र अभिक्रिया। अति तीव्र का मतलब जो बहुत ज्यादा फास्ट हो, जिसके लिए कुछ ही सेकंडों में ये क्या अभिक्रिया कंप्लीट हो जाए, यानी बहुत ही अपने जैसे पलक झपकाएंगे तब तक की रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? वेरी फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। और ये इसका एग्जांपल क्या होगा? वेरी फास्ट में मैं क्या लिखूंगा? वेरी फास्ट से आपको नाम पता चल रहा है कि बहुत ही ज्यादा, ये आप ये लिख सकते हो कि ये 10 की पावर माइनस, ये अभिक्रिया, ये अभिक्रिया 10 की पावर माइनस 14 से या 10 की पावर माइनस 16 सेकंड में पूर्ण हो जाती है, माइनस 16 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। अब आप आइडिया लगा सकते हो, पूर्ण हो जाती है 10 की पावर माइनस 14, यानी 10 की पावर माइनस 14 सेकंड में कंप्लीट हो रही है। तो इनका मतलब वेरी वेरी फास्ट है, इतनी फास्ट अभिक्रिया है, तो उसके लिए हम रेट निकालना असंभव सा हो जाता है। तो इनके लिए रेट निकालना असंभव होता है। अतः इन अभिक्रियाओं के लिए, इन अभिक्रियाओं के लिए दर निकालना असंभव हो जाता है। ठीक है, रेट नहीं निकाल सकते। और इसके एग्जांपल क्या आएगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी आयनिक रिएक्शन होती है, आयनिक मतलब जो आयंस के टूट के बनती है, वो आयनिक अभिक्रिया सारी की सारी वेरी फास्ट होती है। इसके एग्जांपल आ गया आयनिक अभिक्रिया, आयनिक अभिक्रिया। जैसे एक एग्जांपल आपको दे दिया जाए, आयनिक अभिक्रिया में आपको कोई भी एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे HCl प्लस NaOH है। देखो ये आयंस में टूटेगा H प्लस Cl माइनस, ये आयंस में टूटेगा Na प्लस OH माइनस। आप पलक भी नहीं झपकाओगे, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। बोले ऐसे सर? बिल्कुल ऐसे होता है जी। ये आप तो तोड़ते रहते हो सर, H प्लस टूटेगा माइनस टूटेगा। आप अपना काम करोगे उससे पहले तो रिएक्शन 50 बार हो जाएगी। ठीक है, आप दिमाग लगाओगे तब तक तो ये रिएक्शन 50 बार कंप्लीट हो जाएगी। देखो इसका प्लस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका प्लस बना के प्रोडक्ट बना लेगा। तो ये रिएक्शन आयनिक रिएक्शन बोलते हैं, जो आयनों में टूट जाए, ये प्लस माइनस में जो टूट जाए उनको बोलते हैं आयनिक रिएक्शन। फिर दूसरी रिएक्शन होती है जो कि बहुत ज्यादा स्लो चलती है, एक तो बहुत ज्यादा फास्ट हो, एक बहुत ज्यादा स्लो, उनको बोलते हैं अति मंद रिएक्शन, अति मंद अभिक्रिया, वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन, अति मंद अभिक्रिया। अब इनमें क्या होता है? इनमें ये होता है कि ये अभिक्रिया बहुत धीमी होती है और इनको कंप्लीट कराने के लिए कई साल लग जाते हैं, कई महीने भी लग सकते हैं। तो यानी ये रिएक्शन चलती रहती है और बहुत लंबे टाइम बाद कंप्लीट होती है। तो ये अभिक्रिया स्लो अभिक्रिया होती है। लिख लो इनमें, इन अभिक्रियाओं में, इन अभिक्रिया को करवाने में, इन अभिक्रिया को पूर्ण होने में, पूर्ण होने में कई वर्ष, कई दिन या महीने या वर्ष लग सकते हैं, लग जाते हैं। ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलते हैं भाई? वेरी स्लो रिएक्शन बोलते हैं। इसके एग्जांपल क्या है भाई? इनके एग्जांपल है लोहे पर जंग लगना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोहे पर जंग लगना। आपने देखा होगा जब लोहे को आप रखोगे मिट्टी में, लोहे पर जंग लगना, तो कि एक दिन में रिएक्शन नहीं होगी, लोहे पे जंग लगना कई साल लग जाते हैं उस लोहे पे जंग लगने में। तो इसका मतलब वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है आपका। ठीक है, बिना किसी कैटलिस्ट के आप यदि इसको काम कराओगे तो ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो बहुत टाइम लेगी। लेकिन कैटलिस्ट का मतलब ये होता है, एक उत्प्रेरक आगे पढ़ेंगे, कैटलिस्ट का क्या काम होता है? कैटलिस्ट जो ये रिएक्शन आपको वर्षों में होती है, वह रिएक्शन आपको कुछ सेकंड में करवा देगा। वही तो कैटलिस्ट का कमाल होता है। तो हम आगे कैटलिस्ट का यूज करेंगे। तो कैटलिस्ट क्या करेगा? एक बात आपके दिमाग में यहां से आनी चाहिए कि जो सर वेरी स्लो रिएक्शन होती है उनमें कैटलिस्ट डालेंगे और कैटलिस्ट उस रिएक्शन की दर को बढ़ा देता है। ये कैटलिस्ट का मुख्य काम होता है। आगे देखो भाई, इसके अलावा एक एग्जांपल ये भी है, CO प्लस 2H2, CO प्लस 2H2 से CH3OH बनना। कब? रूम टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ये रिएक्शन भी होने में कई वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं अतिमंद रिएक्शन। फिर तीसरी आएगी, इनका भी रेट निकालने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। टी आएगा, जो अपना टाइम निकालते हैं वो सेकंड में निकालेंगे, तो इनके सेकंड लगेंगे, कोई लाखों लाखों सेकंड एक साथ आएगी, तो इनकी भी रेट निकालना कोई मतलब नहीं है। तो इनकी दोनों की हम रेट के बारे में नहीं बात करेंगे। जिसकी भी रेट के बारे में बात करेंगे वो तीसरे प्रकार की रिएक्शन होती है। इनको बोलते हैं मध्यम या मंद रिएक्शन। जो नॉर्मल स्लो होती है, जो कुछ सेकंड में हो जाती है, उनको बोलते हैं अपन
मंद रिएक्शन या फिर मॉडरेट रिएक्शन। तो लिखो भाई मध्यम या मंद अभिक्रिया, इनको क्या बोलेंगे? मॉडरेट या स्लो रिएक्शन। मॉडरेट या स्लो रिएक्शन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि ये अभिक्रिया अपने काम की है और ये यहीं से क्या होगा क्वेश्चन बनते हैं और यही इसी से हम निकालते हैं। तो लिखो भाई ये अभिक्रिया सारे रूम टेम्परेचर पर कंप्लीट हो जाती है और इनका अभिक्रिया की दर निकालना आसान होती है। तो ये लिखो इस प्रकार की अभिक्रिया, इस प्रकार की अभिक्रियाएं, इस प्रकार की अभिक्रियाएं सामान्य ताप पर पूर्ण हो जाती है, तथा इन अभिक्रियाओं की दर निकालना भी संभव होता है, ठीक है। यानी ये एक नॉर्मल टाइम लेती है और इनकी अभिक्रियाओं की हम दर भी निकाल सकते हैं। इनमें नॉर्मल 2-3 एग्जांपल जो हम पढ़ेंगे, जैसे H2O2 का विघटन, कैसे H2O2 है ये किस में टूट जाएगा? H2O प्लस O2 में टूट जाएगा। इसी प्रकार N2O5 का टूटना, ये भी क्या आएगा? ये भी अपने इसमें पढ़ेंगे। ये किस में टूटेगा भाई? 4NO2 प्लस O2, अभी तो पढ़ा था हमने 2NO2 से 4NO2 प्लस O2। एस्टर का जल अपघटन, ये कैसे आता भाई? जैसे CH3COO, C2H5, इसको बोलते हैं हम एस्टर। इसकी अभिक्रिया बेसिक मीडियम के साथ में भी हो सकती है और एसिडिक मीडियम के साथ में भी हो सकती है। आगे हम बताऊंगा मैं, बेसिक मीडियम वाली सेकंड ऑर्डर होती है, एसिडिक वाली क्या होती है? फर्स्ट ऑर्डर। ये आगे हम आपको बताएंगे। तो ये ऐसे हो गया। इन जैसी रिएक्शन का क्या करेंगे हम? रेट निकाल सकते हैं, कहने का मतलब ये, ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन अपने काम की थी। अब हालांकि इनमें कुछ नहीं पूछेगा आपको, वैसे ये समझने के लिए भी अभिक्रिया की दर से आप क्या क्या कर सकते हो, अभिक्रिया की दर निकालना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब क्या होता है, एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दे रखा है, एक क्वेश्चन तो आप वो करोगे, मेरे को बताओगे आप। एक तो एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, ये एग्जांपल, इसका आप आंसर मेरे को बताओगे। मैं लिख देता हूँ एनसीईआरटी एग्जांपल, एक सेकंड, मेरे पास एनसीईआरटी लेके आता हूँ मैं। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ अभी? देखो भाई एनसीईआरटी में एक एग्जांपल मैं सिंपल तरीके से लिख देता हूँ। 2NO2O5 से मतलब 4NO2 प्लस O2 ये दिया हुआ है। ये दिया हुआ है प्रारंभ में N2O5 की सांद्रता, कितनी दी हुई है? 2.33 मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स थी, जो 184 मिनट बाद घटकर 2.08 मोल लीटर इनवर्स रह गई। ठीक है। तो अभिक्रिया का औसत वेग, यानी औसत वेग बोले तो दर, औसत वेग घंटों, मिनटों व सेकंडों में ज्ञात कीजिए। क्या? सेकंडों के पद में ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसमें आपको नॉलेज पता चलेगी कि जो मैं पढ़ाया है क्या वो आपके समझ में आ गया क्या। देखो इसमें कुछ नहीं किया हुआ, सारी चीज मैंने करवा दी आपको, बस ये लाइन याद ध्यान में रखनी है, घंटों, मिनटों और सेकंडों में अभिक्रिया की दर कैसे निकालते हैं। यदि ये ट्रिक आप समझ गए, इसका मतलब जो मैंने लेक्चर पढ़ाया वो आपके समझ में आ गया। इसलिए ऐसे बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन लेके आते हो ताकि आपका दिमाग चले, और इसका सॉल्यूशन फिर कल करवाएंगे। देखते हैं कि कल इसका कितने बच्चे एक्टिव होके इस क्वेश्चन को मेरे को आंसर व्हाट्सएप पे भेजते हैं। यदि वास्तव में आपने इस क्वेश्चन को कर लिया और 97, मेरे व्हाट्सएप नंबर देख लो, 9783555311, आपको इस व्हाट्सएप पे बताना है कि सर मेरा ये आंसर आ रहा है,
घंटों में ये आ रहा है, मिनट्स में ये आ रहा है और सेकंड में ये आ रहा है, फिर अपन कल उसका सॉल्यूशन करवा देंगे। और यदि ये समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपकी ये जो बेसिक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपका कंफर्म पक्का सही हो जाएगा सेकंड ग्रेड में, यहां से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अब आगे देखो, अभिक्रिया की दर हमने निकालना सीख लिया। अब कई बार पूछ लेते हैं अभिक्रिया की दर की इकाई क्या होती है, कई बार इकाई का पूछ लेते हैं। तो अभिक्रिया की दर की इकाई लिखो भाई, अपना टॉपिक लगाओ, अभिक्रिया की दर की इकाई यहां पे लगाओ। अभिक्रिया, अभिक्रिया वेग लिख लो या अभिक्रिया की दर, एक ही बात है। अभिक्रिया वेग या दर की इकाई, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन रेट, यूनिट ऑफ रिएक्शन रेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो भाई दोबारा देखो, दर का फॉर्मूला लिखो आप। दर बराबर क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन बट्टा समय, यही तो मैंने करवाया आपको। या फिर दाब में परिवर्तन, एक ये भी आ सकता है कि दाब में परिवर्तन भी आ सकता है। एक तो ये फॉर्मूला आ गया, एक इधर का ये भी फॉर्मूला था कि दाब में परिवर्तन, दाब में परिवर्तन डिवाइड बाई समय, ये दोनों फॉर्मूले थे बिल्कुल सर। सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में कितना भी परिवर्तन आएगा, सांद्रता की यूनिट क्या आएगी, हम यूनिट की बात कर रहे हैं तो यूनिट पे बात करेंगे। तो सांद्रता की यूनिट क्या होती है भाई सर, सांद्रता होती है, कंसंट्रेशन होते हैं एन अपॉन वी, ये फॉर्मूला याद है ना, मोल अपॉन आयतन। अब ये फॉर्मूला नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैंने फिर इतने 7-8 चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं, उस पर पानी हो गया। मैंने आपको पूरा मोल कंसेप्ट पढ़ा दिया, पूरी आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, बार बार ये टर्म यूज होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो कोलेराउस नियम है उसमें भी ये यूज होती है। यानी ये आपको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, इसका मतलब फिर तो पढ़ना ही बेकार हो रहा है एक तरीके से। तो ये आपको बेसिक चीजें ये याद होनी चाहिए हर बार। सांद्रता बराबर मोल अपॉन आयतन, सीधा सीधा। तो मोल अपॉन आयतन क्या आएगी भाई, सांद्रता बराबर आएगी मोल अपॉन आयतन। अब देखो मोल की यूनिट कितनी होती है सर, मोल की यूनिट तो मोल ही आएगी। आयतन की यूनिट किस में लिखते हैं सर, इसके लीटर में लिखते हैं। तो देखो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या आएगी, मोल अपॉन लीटर। तो सांद्रता में जो परिवर्तन आएगा वो किस में आएगा सर, वो आएगा मोल अपॉन लीटर में आएगा, मोल अपॉन लीटर अपॉन। समय किस में आता है सर, समय सेकंड में भी आ सकता है, मिनट में भी आ सकता है और घंटे में भी आ सकता है। तो समय हम नॉर्मल हम किस में लेंगे, हम नॉर्मल सेकंड में लेते हैं। तो नॉर्मल किस में लेंगे, सेकंड में लेंगे। तो इसको सर लिखो आप व्यवस्थित, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल मोल, हाँ सर मोल लिख सकते हो, ये अपॉन लीटर इंटू सेकंड। देखो ये भी तो नीचे आएगा, ये सेकंड नीचे ऑलरेडी है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई आ जाएंगे। तो इसको लिखने का तरीका ऐसे आएगा, मोल, ठीक है, लीटर को ऊपर लेंगे तो लीटर माइनस आ जाएगा, सेकंड को ऊपर लेके जाएंगे तो सेकंड माइनस आ जाएगा। ये क्या आएगी, दर की इकाई आएगी। दर की यूनिट पूछ लिया जाए तो मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ये आपके दिमाग में फिट रहनी चाहिए, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है, मोल, लीटर इनवर्स, मिनट इनवर्स, क्या आ सकता है क्या, बिल्कुल सर, टाइम सेकंड में भी आ सकता है, मिनट में भी आ सकता है, या फिर मोल, लीटर इनवर्स, घंटे इनवर्स यानी होवर्स इनवर्स भी आ सकता है, यानी घंटे में भी आ सकता है। कोई भी एक यूनिट आप में से दे सकता है एग्जाम में, आपको कंफ्यूज कराने के लिए। इनमें से भी मिनट वाली भी यूनिट दे सकता है, और ये जो हार में आ रही है ये भी आपको दे सकता है। ठीक है, तो ये यानी आपकी यूनिट याद होनी चाहिए। इसी प्रकार इसकी यूनिट देखो तो दाब में परिवर्तन किस में आएगा सर, एटीएम में आएगा, और नीचे समय में परिवर्तन सर सेकंड में। तो ऐसे भी आ सकता है कि दर की यूनिट दूसरी यूनिट दाब में आए, तो दाब में ऐसे भी आ सकते हैं कि दर बराबर एटीएम सेकंड इनवर्स, या एटीएम मिनट इनवर्स, या एटीएम आवर्स इनवर्स। देखो लियो, कोई भी आपको एक यूनिट पूछ सकता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि अभिक्रिया की दर की इकाई है, और बच्चे कंफ्यूज, बच्चे सो जाते हैं कि सर कहाँ से क्वेश्चन आगे कुछ समझ ही नहीं आया, हम तो खूब रट्टा मार के आए। लेकिन समझ, यूनिट चैप्टर को समझने के लिए आपको बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए। यदि किसी की नहीं आ रही है तो ये फिजिक्स का चैप्टर है, मैं करवाऊंगा। यूनिट मेरी फेवरेट टॉपिक भी था फिजिक्स में, तो मैं ये आपको करवा भी दूंगा यूट्यूब पे, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। उसके लिए क्या है, पहले केमिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में फिजिक्स के 2-4-5 टॉपिक आपको यूट्यूब पे करवा देंगे निःशुल्क, सारे विद्यार्थी पढ़ सकते हैं। और जो हमारे से जुड़े हुए हैं उनकी तो बात ही क्या फिर,
वो तो हमारे स्टार हीरो हैं, उनके लिए तो हम सारा सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए प्रतिबंधित है। क्योंकि यदि हम ये चाह रहे हैं कि हम पहली बार आईआईटी मैदान में आए हैं, तो जो भी हमारे से जुड़े हुए हैं उनमें एटलीस्ट 50% बच्चों का सिलेक्शन हो, तब जाके ऐसे लगेगा कि मैं जो पढ़ाया हूँ उसका रिजल्ट मेरे को मिला है। नहीं तो फिर क्या है कि पूरे राजस्थान में लोग कोचिंग तो करवा ही रहे हैं, रट्टे भी मरवा ही रहे हैं, केमिस्ट्री का उनको मतलब ही नहीं समझ आ रहा है कि केमिस्ट्री क्या पूछना चाह रहे हैं, सिर्फ रट्टा मरवाना उद्देश्य है। फिर यदि उनके सिलेक्शन हो रहे हैं तो फिर हम इतनी मेहनत करके आपको एक एक चीज समझा रहे हैं, फिर उसका क्या औचित्य रहेगा। इसलिए हमारे से जो भी जुझारू कैंडिडेट जुड़े हुए, जो हिम्मत रखते हैं, मेहनत में विश्वास रखते हैं, बिलीव रखते हैं अपने आप में, उन्हीं का सिलेक्शन होगा, ये डेफिनेटली, ये गारंटेड बात है। और ऐसे विद्यार्थी मेरे पास खूब सारे जुड़ गए इस बार। ये पहली बार मैंने कोर्स लॉन्च किया, 103 विद्यार्थी अभी तक मेरे से जुड़े हुए हैं। इनमें से मैं गारंटेड बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि लगभग 15 से 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके तो केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि उनके लगभग सारे क्वेश्चन सही होते हैं। जब भी मैं आपको ये बोलता हूँ, मेरे को व्हाट्सएप पर ये मैसेज कर देना कि इसका आंसर क्या आ रहा है, लगभग सभी विद्यार्थियों के उसमें मेरे पास जो कंटिन्यू मैसेज आता है 20-25 बच्चों के, उनके सारे के सारे आंसर सही होते हैं। कोई से कई बार गलत हो जाता है, यानी कहने का मतलब 20 से 25 जो स्टूडेंट है वो गुड पोजीशन पे है। उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, वो उनका मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा कि उनको, मेरे को सिलेक्शन से मतलब है, मैं उनको सिलेक्शन करवाऊंगा, तो उनके लिए क्या अपने से स्ट्रेटेजी अपनाए कि उनके केमिस्ट्री में बहुत अच्छे नंबर आ जाए, फिजिक्स में भी आ जाए, तो एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ये अपना मई के आसपास कंप्लीट हो जाएगा, 10 मई से पहले पहले मैं करवा दूंगा। 10 मई के बाद जो स्टूडेंट वास्तव में सीरियस है उनके लिए अलग से हम प्लान बी लेके आएंगे। ये प्लान ए था, प्लान बी फिर ये लेके आएंगे, पूरे एनसीईआरटी के आपको एग्जाम्पल करवाएंगे लाइव सेशन में। इसके अलावा फिजिक्स के जो भी आपको डाउट होंगे वो मैं पर्सनल आपको करवाया करूंगा, और बायोलॉजी आपको तैयार करनी है। ऐसे करके अपने अपने को सिलेक्शन लेना है, ये मकसद रहना चाहिए अपना। हम सब करवा देंगे, जो हमारे से जुड़े हुए हैं ना, चिंता ही मत करो आप। तो आपसे ज्यादा हमारे को टेंशन हो रही है कि आपका सिलेक्शन कैसे करवाए। तो ये आगे अपने रेट ऑफ रिएक्शन की बातें कंप्लीट हो चुकी है। अभिक्रिया की दर, यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, अभिक्रिया की दर की इकाई, तो आपको ये याद, ये टी वाली याद रहे या नहीं रहे, लेकिन ये वाली आपको तीनों याद रखनी है। ये जो तीनों मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। अब अपना अगला टॉपिक रहेगा अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो अगला टॉपिक लिखो भी, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन करने वाले कारक। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है भाई, इनके बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहला कारक है अपना सांद्रता, किसकी, रिएक्टेंट की, क्रिया कारक की सांद्रता, क्रिया कारक की सांद्रता, क्रिया कारक की सांद्रता। एक एक पॉइंट लिखवाएंगे आपको। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फिर 2 नंबर पे आई गई रिएक्टेंट का नेचर कैसा है, जो अपने रिएक्टेंट ले रहे हैं उसकी प्रकृति कैसी है, तो क्रिया कारक की प्रकृति की प्रकृति। तीसरा आएगा ताप, ताप क्या है। चौथा आएगा उत्प्रेरक, उत्प्रेरक। इन चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्रियाकार की सांद्रता, क्रियाकार की प्रकृति, ताप और उत्प्रेरक पर अभिक्रिया की दर प्रभावित करते हैं। कई बार अपने आरपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, निम्न में से कौन अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करते हैं, क्रियाकार की सांद्रता, उत्पाद की सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक। तो उसमें आंसर क्या आएगा भाई, उत्पाद की सांद्रता। उत्पाद की सांद्रता अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करती है। आप बोलोगे सर ऊपर तो आ रहा था रेट ऑफ रिएक्शन में, ये रहा रेट ऑफ रिएक्शन में सर, उत्पाद भी आ रहा था और रिएक्टेंट भी आ रहा था। बिल्कुल सही बात है, वो हम क्या बता रहे थे, वो हम दर को बता रहे थे। अभी हम क्या करेंगे, क्रिया कारक से कैसे दर प्रभावित होती है, वो हम अभी आपको बताएंगे, कैसे क्रिया कारक ही रिएक्शन को प्रभावित करता है। तो सबसे पहला अपना टॉपिक रहेगा क्रिया कारक की सांद्रता। देखो भाई, सबसे पहला टॉपिक क्रिया कारक की सांद्रता। वहां पे क्या था कि वहां पे चेंज देख रहे थे हम, जो ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे थे ना, देखो यहाँ पे
यहाँ पे हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे थे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इनमें परिवर्तन देख रहे थे हम, क्रिया कारक में की सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है, क्रिया कारक की सांद्रता चेंज करने नहीं देख रहे थे। मैं ये नहीं आपको बता रहा था भी N2O5 में ये है कि चेंज किए तो अभिक्रिया दर में क्या परिवर्तन है, वो नहीं था। वो तो टाइम के साथ में इसकी कितनी कमी हुई है, कितनी इसमें बढ़ोतरी हुई है, उससे हम अभिक्रिया की दर निकाल रहे हैं। अब इस बार हम क्या करेंगे, इस चीज को समझो आप। इस बार हम क्या करेंगे अभिक्रिया की सांद्रता में, इस बार हम सांद्रता में परिवर्तन करेंगे और उससे हम देखेंगे कि कितना परिवर्तन आ रहा है। कैसे परिवर्तन करेंगे, वही तो अपना टॉपिक है ये। तो देखो भाई, रेट ऑफ रिएक्शन में आपको ये बता सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन में हम अभिकारक की सांद्रता और उत्पाद की सांद्रता के साथ में परिवर्तन चेक करते हैं, लेकिन जो हम अभिक्रिया का वेग लिखेंगे वो क्या करेंगे, वो क्रिया कारक की सांद्रता से संबंधित लिखेंगे, उसको हम बोलते हैं रेट लो। तो हम इसमें रेट लो के बारे में बात करेंगे। तो लिखो भाई, इसको एक इसमें पॉइंट लिखो। क्या लिखोगे, अभिक्रिया वेग का मान, अभिक्रिया वेग ये बोलो या अभिक्रिया दर, अभिक्रिया वेग का अभिकारक की सांद्रता का अभिकारक की सांद्रता के पदों में, सांद्रता के पदों में निरूपण वेग नियम कहलाता है, वेग नियम, रेट लो बोलते हैं जिसको, रेट लो कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि हम रेट लो में बताएंगे, रेट लो हमें ये बताएगा कि सांद्रता से कैसे रेट प्रभावित होती है, किसकी, क्रिया कारक की सांद्रता से रेट कैसे प्रभावित होते हैं। ये किस में पढ़ेंगे हम, रेट नियम में पढ़ेंगे, वेग नियम यानी रेट लो। ठीक है, इसे वेग समीकरण, वेग समीकरण या वेग व्यंजक भी कहते हैं, व्यंजक भी कहते हैं। तो अब अपना टॉपिक रहेगा रेट लो। अगला टॉपिक क्या है भाई, रेट लो। लिखो भाई, रेट लो, हिंदी में लिख लो पहले, वेग नियम, वेग नियम, रेट लो। अब भाई आपको ये पढ़ने के बाद आपको कंफर्म आइडिया हो जाएगा कि हम अभिकारक की सांद्रता ही क्यों ले रहे हैं, प्रोडक्ट की सांद्रता क्यों नहीं ले रहे, वो हम रेट लो में पढ़ेंगे। तो देखो भाई, इसमें ए प्लस बी से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, हमें प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, हमें ए प्लस बी रिएक्टेंट है। तो इसकी जो दर है, रेट है, वो क्या करेगा, ए जो विकारक है उसकी सांद्रता या बी इनकी सांद्रता पे निर्भर करती है। ठीक है, तो और इन दोनों के गुणनफल पे भी निर्भर करती है। कैसे, एक चीज लिखो आप, उसके बाद आप समझते चलेंगे अपन। तो इसमें लिखो एक लाइन, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों की, क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल, सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। देखो भाई, स्थिर ताप पर अभिक्रिया की दर क्रिया कारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। कैसे, एग्जांपल देखो भाई, या फिर ऐसे भी लिख लो आप, रेट प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, क्रिया कारक, अभिकारक की सांद्रता। एग्जांपल देखो, यदि N1A प्लस N2B से आपको दे दिया जाए कोई प्रोडक्ट, उत्पाद बन रहा है, और आप में ये पूछ लिया जाए इसकी रेट क्या होगी, देखो रेट प्रोपोर्शनल टू ए की सांद्रता और बी की सांद्रता। अब इसमें क्या होगा इसकी पावर कितनी आएगी, क्या इसकी पावर N1 आएगी और N2 आएगी, यही तो हमने देखना है। देखो, यदि इसकी पावर N1 N2 आ जाए तो ये वेग नियम नहीं कहलाएगा। तो इसकी पावर, ये जो N1 है, यहां पे जो मान लेते कोई भी पावर आए, इसको x1 मान लेते और इसको y1 मान लेते, तो जो ये x1 और y1 है, ये अभिक्रिया की कोटि को बताएगा। तो ये जो x और y है ना, ये अभिक्रिया की कोटि को बताएगा। इसी को हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। यानी ये हमें ऐसे नहीं है कि इसकी स्टीक्योमेट्रिक कोफिशिएंट देखा और उसकी हम पावर लगा दी। स्टीक्योमेट्री रस समीकरण मिति गुणांक से इसकी पावर प्रभावित नहीं होगी। यही तो हमारा वेग नियम है।
तो वेग नियम को कैसे निकालते हैं? वेग नियम पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। देखो एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या होगा, आपको एक डाटा दिया होगा कि एक की सांद्रता 4 × 10⁻³ है, फिर कुछ टाइम बाद इसकी सांद्रता 2 × 10⁻³ हो गई, मान लेते हैं कितने मिनट में, 5 मिनट में हो गई। और उसी टाइम शुरू में ए और बी की सांद्रता दे देंगे आपको 8 × 10⁻³ लेकिन 5 मिनट बाद बी की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आया, बी की सांद्रता समान होगी। तो बताओ अभिक्रिया की कोटि क्या है? तो ऐसे यदि कोई क्वेश्चन आए, ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या है, बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या है, ऐसे कोई यदि परिवर्तन आपको देखने को मिले तो वो हम किससे निकालेंगे? वेग नियम से निकालेंगे। तो वेग नियम, एक बात ध्यान में रखना, वेग नियम रस समीकरण मिति गुणांक पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, रस समीकरण मिति गुणांक पे निर्भर नहीं करती है वेग नियम। दूसरी बात, वेग नियम हमें क्या बताता है? वेग नियम हमें अभिक्रिया की कोटि के बारे में बताता है। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। तो वेग नियम क्या होता है सर? वेग नियम होता है कि रेट होती है वो क्रिया कारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। बिल्कुल सर, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई। उसके बाद सर जो सांद्रता की पावर क्या आएगी, ये जो पावर क्या आएगी वो क्या चीज होती है? वो हमें कोटि बताती है, कितनी पावर आएगी। जैसे हम लिखते हैं ना शून्य कोटि अभिक्रिया, इसका मतलब अभिक्रिया की जो पावर है रिएक्टेंट की उसकी 0 है। एक अपने बोलते हैं फर्स्ट डिग्री ऑर्डर रिएक्शन यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो 1 आएगी, ऐसे पावर 2 आएगी यदि द्वितीय कोटि अभिक्रिया की बात करें। तो मेरे हिसाब से आपकी बात मोटी मोटी समझ में आ गई कि हम डायरेक्ट आपको रेट नहीं लिख सकते। रेट लो में हम जो ये पावर लिखेंगे ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, जो कि एक कोई रिएक्शन लगाते हैं, हम लैब में लगाते हैं और उसमें हम डाटा लेके चेक करते हैं कि 5 मिनट बाद में क्या परिवर्तन आया, 10 मिनट बाद में क्या परिवर्तन है। उससे हम एक आइडिया लगाते हैं, उन डाटा को एडजस्ट करते हैं, इस रेट लो में लिखते हैं। उसके बाद में हमें कोटि का आइडिया लगता है, इसकी कोटि इतनी है, इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इतना है। क्या यहां तक बात समझ में आई क्या? तो इस चीज को लिखेंगे तब और ज्यादा आपको मजा आएगा। लिखते हैं भाई इस चीज को। ठीक है, तो यहां से देखो आपको रेट रेट प्रोपोर्शन आ जाएगी ए की पावर में एक्स, बी की पावर में वाई। एक्स एंड वाई क्या है? अभिक्रिया की दर को बताते हैं, या अभिक्रिया की कोटि को, सॉरी। एक्स और वाई क्रमशः ए व बी की कोटि को बताते हैं। ए की कोटि कितनी है और बी की कोटि कितनी है, कोटि बोले तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है वो बारे में। तो इसमें एक दो लाइन लिखते हैं ताकि और ज्यादा आपके थोड़ा समझ में आए। तो देखो अभी पॉइंट नंबर फर्स्ट, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग, अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता के पावर, अभिकारकों की सांद्रता सांद्रता के पदों में प्रायोगिक यानी एक्सपेरिमेंटल प्रदर्शन होता है, एक्सपेरिमेंटल प्रदर्शन से ज्ञात करते हैं। ठीक है भाई, हम एक्सपेरिमेंटल डाटा से ही बता सकते हैं कि इसकी रेट कितनी है या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगी। ऐसे हवा में नहीं बता सकते। ठीक है, तो रेट लिखने के लिए हमें क्या और करना पड़ेगा? हमें एक अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात करना पड़ेगा। उसको कैसे ज्ञात करेंगे वही हमारा टॉपिक है। तो देखो यदि आपको ऐसे दे दिया जाए N1A प्लस N2B से उत्पाद लिख दिया जाए और आपको पूछ लिया जाए रेट किसके प्रोपोर्शनल होगी, तो आप बोलोगे सर अभिकारकों की सांद्रता के प्रोपोर्शनल होगी, इसकी पावर एक्स मान लेते हैं, बी की पावर वाई मान लेते हैं। और ये जो रेट हटेगा, प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, तो क्या आएगा? के इंटू ए की पावर में एक्स इंटू बी की पावर में वाई। ये रेट लो है, ये क्या है? रेट लो है। एक्स और वाई हमें निकालना है और बाकी हमें सब डाटा दिया हुआ होगा। के क्या होता है? के एक समानुपाती को हटाने के लिए हमें यूज किया है, तो इसको बोलते हैं वेग स्थिरांक। के को क्या बोलते हैं? वेग स्थिरांक। ये भी किस किस पे डिपेंड करता है वो भी इंपॉर्टेंट है, वेग स्थिरांक। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेग स्थिरांक है ना, वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है? इंपॉर्टेंट। लिखो भाई यहां पे वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक यानी के अभिक्रिया की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये अभिक्रिया बोल दिया, अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है। अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है।
वेग स्थिरांक यानी के अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, परंतु ये किस पर करता है भाई, परंतु ये ताप तथा उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। ताप तथा उत्प्रेरक पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। देखो आपको ये पूछ लिया जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, क्या के अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, क्या नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे करेगा। अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो टास्क है वो हमारे एक्स और वाई निकालने का टास्क बच गया। देखो आपको रेट लो बोल दिया जाएगा, आपको कोई रिएक्शन देगा, उसमें आपको बोल दिया जाएगा इसकी रेट लो लिखो, तो आप मेरे हिसाब से आप रेट लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, कोई भी अभिक्रिया उसका k इंटू ए की पावर में एक्स बी की पावर में वाई, ये अपने रेट लिखने का सबसे जो बेसिक तरीका है वो आ गया। एक तो हम रेट ऑफ रिएक्शन उसमें इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो हमने तरीका बताया आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का, बिल्कुल सर ये भी रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का एक तरीका है। उसके बाद में यदि आपको सिर्फ और सिर्फ अभिकारक की सांद्रता से बताया जाए कि कैसे रेट लिखनी है, तो उसको अभिकारक की सांद्रता से जब भी रेट लिखोगे और तो उसमें हमें क्या चाहिए, अभिक्रिया की दर चाहिए, अभिक्रिया की कोटि चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जरूरत पड़ती है। तो अब अगला जो अपना टॉपिक है वह यही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता चल जाएगा तब आप पूरी रेट को लिख सकते हो, जिसको हम बोलते हैं रेट लो, तो पूरा रेट लो अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला वाला टॉपिक लिखो आप, क्या लिखोगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो यहां जो x और y है आप ये तो लिख ही सकते हो, यहां पे जो x और y है हम डायरेक्ट नहीं लिखे, x एंड y रस समीकरण मिति गुणांक नहीं होते हैं, रस समीकरण मिति यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट गुणांक नहीं होते, नहीं होते हैं। तो भाई ये क्या होते हैं, तो ये हम लिखेंगे x और y क्या होते हैं, एक्सपेरिमेंटल डाटा होते हैं, प्रयोग द्वारा इसे ज्ञात निकाला, या ऐसे लिख दो, प्रयोग द्वारा इन्हें निकाला जाता है, प्रयोग द्वारा इन्हें निकाला जाता है, प्रयोग द्वारा इन्हें निकाला जाता है। ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए। तो अभिक्रिया जो कोटि होती है वो किसे निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम इसे प्रयोग द्वारा निकाल सकते हैं। ऐसे हमारे पास कोई छू मंत्र नहीं है कि सर ये रिएक्शन देखी 2a + 3b से प्रोडक्ट बन रहा है और मैं बोल दूंगा सर अभिक्रिया की कोटि 2 है, नहीं नहीं नहीं, या फिर b की कोटि 3 है सर, नहीं नहीं नहीं। ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना, इससे हम अभिक्रिया की कोटि नहीं निकाल सकते। एक बात तो आपके दिमाग में ये फिट कर लो, आपका जो भेजा है इसके अंदर ये फिट कर लो कि जो ये ए है ना, ए का जो कोएफिशिएंट है ना, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, उससे हम अभिक्रिया की कोटि नहीं निकाल सकते। अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए मुझे एक्सपेरिमेंटल डाटा लेना पड़ेगा, उस डाटा से ही अभिक्रिया की कोटि आएगी। तो एक बात लिख लो यहां पे, क्या बात लिखेंगे भाई, अभिक्रिया की रस समीकरण मिति गुणांक, रस समीकरण मिति गुणांक यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट से अभिक्रिया की कोटि नहीं निकाल सकते, अभिक्रिया की कोटि नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते हैं। सबसे मेन बात तो यही है। आपको पूछ लिया जाएगा कि अभिक्रिया की समीकरण, रस समीकरण मिति से क्या निकाल सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि, तो आप बोलोगे नहीं निकाल सकते। तो सर किससे निकालेंगे, तो आप लिखो यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि एक्सपेरिमेंटल डाटा के हिसाब से निकाला जाता है, यानी प्रयोग द्वारा निकाला जाता है। अभिक्रिया की कोटि प्रयोग द्वारा ज्ञात की जाती है, प्रयोग द्वारा ज्ञात की जाती है। ये बात क्या आपके समझ में आ गई क्या? अब सर कैसे निकालते हैं वो अपने एग्जांपल करेंगे ना, मैं बता दी ना आपको। जैसे 2a + 3b से c है, आपको दे दिया जाएगा कि टाइम t = 5 मिनट पे इसकी सांद्रता इतनी है, इसकी सांद्रता इतनी है, 10 मिनट बाद में इसकी a की सांद्रता में इतना परिवर्तन आ रहा है, b की सांद्रता इतने में परिवर्तन आ रहा है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो ऐसे करके वो एक क्वेश्चन करवाएंगे हम लास्ट में, तब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि अभिक्रिया की कोटि रस समीकरण मिति गुणांक पर डिपेंड नहीं करती है, मेन चीज तो वही है। इसके अलावा और क्या चीज है भी इसमें, इसके अलावा देखो एक कोई समीकरण दे दिया जाए आपको, a + b से उत्पाद बन रहा है, से उत्पाद बन रहा है, इसके लिए वेग नियम लिखो, रेट लो,
वेग नियम लिखो भाई। वेग नियम कैसे लिखोगे सर? सर मुझे ये पता है कि रेट बराबर क्या आएगी सर, रेट बराबर के इंटू ए की पावर में एक्स, बी की पावर में वाई। क्या ये ए और बी आएगा क्या पावर में? नहीं आएगा सर। तो यहाँ पे देखो क्या है, एक्स किसको बताएगा? एक्स सर ए की कोटि को बताएगा। तो ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि को बताएगा कि भी ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी है वो एक्स बताएगा। वाई किसको बताएगा? वाई बताएगा बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी है वो क्या बताएगा? कौन बताएगा भाई? वो वाई बताएगा। और अभिक्रिया की टोटल कोटि पूछ लिया जाए तो वो बताएगा एक्स प्लस वाई, इसको बोलते हैं एन। और ये क्या बताएगा? अभिक्रिया की कुल कोटि, अभिक्रिया की कुल कोटि। अभिक्रिया के टोटल ऑर्डर कितना होगा तो इन दोनों को मिला के, यानी इन एक्स और वाई को मिला के जो आएगा वो हमें अभिक्रिया की कुल कोटि के बारे में बताएगा। ठीक है। और ये के क्या आएगा? के किसको बताता है? वेग स्थिरांक को बताता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको बताता है? वेग स्थिरांक को बताता है, जो कि केवल और केवल ताप व उत्प्रेरक पर निर्भर करता है। यहां तक आगे की बात समझ में? बिल्कुल सर। इसके अलावा एक पॉइंट और लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। अभिक्रिया की कोटि सर, मुझे एक्सपेरिमेंट से अभिक्रिया की कोटि निकालूंगा मैं। अभिक्रिया कोटि कुछ भी आ सकती है। अभिक्रिया कोटि शून्य भी आ सकती है, बिल्कुल सर। धनात्मक भी आ सकती है सर, ऋणात्मक भी आ सकती है, या फ्रैक्शन में भी आ सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। भिन्नात्मक हो सकती है। तो अभिक्रिया की कोटि शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक या भिन्नात्मक कुछ भी हो सकती है। ठीक है। दूसरी बात, अभिक्रिया की कोटि क्या है भाई? एक प्रायोगिक पद है, एक्सपेरिमेंटल टर्म है। इसको ऐसे नहीं है कि हवा में ऐसे आपने जो जी कराया रश्मिकरण मिति गुणांक के साथ जोड़ के इसको लिख देंगे, नहीं। इसको लिखना है तो इसको एक्सपेरिमेंट करके ही लिखना पड़ेगा। तो अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक यानी एक्सपेरिमेंटल टर्म है। प्रायोगिक यानी एक्सपेरिमेंटल पद यानी टर्म है। ठीक है। ये दो चीज आपको याद में रहनी चाहिए दिमाग में। तो जब भी अभिक्रिया की कोटि आ जाए तो आपके दिमाग में एक चीज फिट हो जानी चाहिए कि ये स्टिकियोमेट्री कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करती है। अरे कुछ समझ में आया क्या? बिल्कुल सर, बहुत कुछ आ गया। ऐसा लग रहा है सर बहुत कुछ आ गया हमारे समझ में। ठीक है। देखो एग्जांपल, जैसे ए प्लस बी प्लस सी से उत्पाद बन रहा है, आपको वेग नियम पूछ लिया जाए तो आप बोलोगे सर वेग नियम में रेट होती है ना, वो बराबर आएगी के इंटू ए की पावर में कुछ पी मान लेता हूँ, बी की पावर में क्यू और सी की पावर में आर। तो ये जो पी क्यू आर किसको बताएंगे? अभिक्रिया की कोटि। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ लिया जाए, ऑर्डर तो क्या आएगा सर? पी प्लस क्यू प्लस आर। पूरी अभिक्रिया का ऑर्डर क्या आएगा? पी प्लस क्यू प्लस आर। ये बात मैंने आपको बताई है। देखो ऊपर वाली बात ये रही, अभिक्रिया की कुल कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे लिख लो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इंग्लिश में लिखो भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे कोटि को क्या बोलते हैं? ऑर्डर। कोटि को क्या बोलते हैं? ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया। ठीक है। इसके अलावा एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो वेग स्थिरांक होती है, के की इकाई बहुत ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में, कई बार भर भर की यूनिट आती है कि यूनिट ऑफ के बताओ। क्या बताओ भाई? यूनिट ऑफ के की इकाई के बारे में बताओ। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखो आप। वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक यानी के की इकाई, यूनिट ऑफ के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो वेग किसके बराबर बता रहा है सर? वेग ये बता रहा है के इंटू कंसंट्रेशन की पावर में मैं मान लेता हूं एन। एन क्या है? अभिक्रिया की कोटि है। मैं मान लेता हूं अभिक्रिया की कोटि एन है। कैसे? कोई रिएक्शन है सर, ए से मान ले कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। अब इसकी कोई कोटि, ये थोड़ी ना इसका स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट एक है तो इसकी कोटि एक होगी, ऐसा तो कुछ मैंने करवाया नहीं। इसकी कोटि कुछ भी हो सकती है, मैंने मान लिया इसकी कोटि एन है। ठीक है। तो अब मेरे को क्या निकालना है? के की यूनिट निकालनी है। तो के बराबर क्या आएगा सर? वेग या दर, वेग बोल दो चाहे दर बोल दो एक ही बात है। अपॉन नीचे क्या आएगा? सांद्रता की पावर में एन आएगा। क्या आएगा भाई? सांद्रता की पावर में एन आएगा। दर की यूनिट मैंने आपको ऊपर बताई दी। दर की यूनिट देखो, दर मैंने आपकी दर की यूनिट के लिए यहाँ पे ये रही मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये चीज बताइए तो यहाँ पे लिख लो आप
वेग को कैसे लिखोगे सर, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आएगी अपॉन सांद्रता की टर्म क्या होती है सर, सांद्रता यूनिट होती है मोल अपॉन लीटर, इसकी पावर में क्या आ जाएगा सर एन आ जाएगा, इसकी पावर में क्या आ जाएगा सर एन आ जाएगा। देखो के बराबर ऊपर भी मोल अपॉन लीटर है, नीचे भी मोल अपॉन लीटर है सर, एक मोल अपॉन लीटर कम हो जाएगा। देखो ऊपर ये रहा मोल, इसको वापस एक बार अरेंज कर लो, यदि किसी की प्रॉब्लम आ रही है तो अरेंज कर लो। ऊपर वालों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ मोल अपॉन लीटर सेकंड इनवर्स। देखो ये रहा लीटर, ये नीचे आ गया, ऊपर जाएगा तो लीटर इनवर्स आ जाएगा, यानी सेम ये टर्म आ जाएगी वापस। अपॉन नीचे क्या आ रहा है मोल अपॉन लीटर की पावर में एन आ रहा है। अब देखो ये पावर में एक है, ये पावर में एन है, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा मोल अपॉन लीटर की पावर में एक में से कम हो जाएगा, एक में से कम होगा। ये देखो ऐसे है ना, दो की पावर में ऊपर एक है, नीचे मान लेते दो की पावर में पांच है, तो इसको कैसे लिखेंगे सर, दो की पावर में एक माइनस पांच लिखेंगे, यही तो एन बराबर पांच मान लिया यहाँ पे, यानी एन आ जाएगा, तो दो की पावर में एक माइनस पांच। ठीक है, और सिंपल तरीके से यदि किसी को नहीं समझ में आ रहा है, दो की पावर में दो है, नीचे दो की पावर में एक है, यानी इसको सोल्व करो, चार बटा दो, दो आना चाहिए इसका मान। इसको और तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, देखो दो की पावर में दो है, एक नीचे से जाएगी तो ये माइनस वन हो जाएगी, तो क्या आ जाएगी दो की पावर में एक, बस वही सेम चीज मैंने यहाँ पे करी है। और ये सेकंड इनवर्स है, वो सेकंड का सेकंड रहेगा, सेकंड इनवर्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो ये क्या आएगी अभिक्रिया की, सॉरी वेग स्थिरांक की इकाई आ जाएगी। तो वेग स्थिरांक की इकाई यानी के बराबर क्या आ जाएगा मोल अपॉन लीटर, मोल अपॉन लीटर की पावर वन माइनस एन सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। इसको हमेशा इंग्लिश में ही याद रखना है, क्या रखना है भाई मोल अपॉन लीटर की पावर में वन माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ये हमेशा आपके डाटा फिट होनी चाहिए दिमाग में, फॉर्मूला एक ही याद रहना चाहिए, मोल अपॉन लीटर की पावर में वन माइनस एन सेकेंड इनवर्स, मोल अपॉन लीटर की पावर में वन माइनस एन सेकेंड इनवर्स, ये डाटा आपके याद होना चाहिए। अब देखो एक कंडीशन आ सकती है कि अभिक्रिया जो एन है, एन किसको बताते हैं कोटि को बताते हैं, मान लेते हैं अभिक्रिया की कोटि शून्य है, एक कंडीशन आ गई शून्य अभिक्रिया की कोटि आ गई, शून्य अभिक्रिया की कोटि, शून्य अभिक्रिया की कोटि। अब देखो शून्य अभिक्रिया के लिए क्या आएगा भाई, एन की वैल्यू क्या आएगी, एन की वैल्यू सर जीरो आएगी, तो एन की वैल्यू जीरो रखने के बाद में के का मान क्या आएगा मोल अपॉन लीटर की पावर वन माइनस जीरो सेकेंड इनवर्स, वन में से जीरो गया वन ही बच गया, तो मोल अपॉन लीटर बच गया इंटू सेकेंड इनवर्स। इसको सोल्व करो तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी आपका के की जो यूनिट आ जाएगी वो मोल इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आ जाएगी। ये पूछा हुआ है शून्य अभिक्रिया की कोटि के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है, तो ये यहां से आप निकाल सकते हो। दूसरा ऐसे भी पूछ सकता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, क्या पूछ सकता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का यूनिट बताओ भाई, तो वेग स्थिरांक यूनिट प्रथम कोटि का मतलब n बराबर एक होगा, यानी कोटि की संख्या कितनी है एक है। अब के बराबर लिखो आप मोल अपॉन लीटर की पावर में वन माइनस एन, एन की जगह क्या रखूंगा वन रखूंगा, सेकंड इनवर्स, वन माइनस वन क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, तो किसी की भी पावर जीरो क्या आएगी मोल अपॉन पावर जीरो इंटू सेकेंड इनवर्स, किसी की भी पावर जीरो क्या होती है एक होती है, तो ये तो एक के बराबर आ जाएगा, तो यानी एक इंटू सेकेंड इनवर्स कितना आएगा सेकेंड इनवर्स ही आ जाएगा। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के की इकाई होगी, तो आपको पता होनी चाहिए सेकेंड इनवर्स होगी। तो आप तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, सारे क्वेश्चन कर सकते हो, मोल अपॉन लीटर की पावर वन माइनस एन सेकेंड इनवर्स। फिर एक तीसरा क्वेश्चन आता है द्वितीय कोटि के लिए आता है, द्वितीय कोटि के लिए। अब देखो द्वितीय कोटि का मतलब n बराबर दो, n बराबर क्या आएगा दो, तो k की यूनिट आएगी मोल अपॉन लीटर की पावर वन माइनस एन, एन की वैल्यू दो रखेंगे सेकेंड इनवर्स। देखो मोल अपॉन लीटर एक में से दो गया माइनस एक आएगा सेकेंड इनवर्स, तो इसको लिखो भाई मोल को लिखेंगे मोल इनवर्स, ये देखो वन अपॉन लीटर है, इसको तो इसको लिखो आप क्या लिखोगे लीटर इनवर्स, और इसकी पावर में एक बार फिर माइनस लीटर इनवर्स है। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स, बिल्कुल सर लिख सकते हो इंटू सेकेंड इनवर्स। मैं लीटर को वन अपॉन लीटर को क्या लिख सकता हूँ एल माइनस वन। अब ये इसके ऊपर दोनों तरफ माइनस जाएगा, कैसे जाएगा सर मोल माइनस जाएगा, एल माइनस की पावर माइनस जाएगा इंटू सेकेंड इनवर्स आएगा, ये तो सर मोल इनवर्स ही आएगा। एल माइनस वन की पावर में माइनस वन हमेशा लीटर आता है, यानी एक्स की पावर माइनस वन की पावर माइनस वन क्या आएगा एक्स आएगा। ठीक है, कैसे सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो x की पावर वन माइनस एक्स की वैल्यू क्या आती है माइनस एक्स की पावर में माइनस वन। इसका उल्टा वन अपॉन एक्स का उल्टा क्या करेंगे वन अपॉन एक्स, ये क्या आ जाएगा x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, बेसिक बेसिक चीजें हैं।
फिर ये सेकंड इनवर्स आ जाएगा। तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए के का मान होगा, के की इकाई होगी, तो ये रहे। तो तीनों मान आपको याद नहीं करने हैं, आपको रट्टा नहीं मारना, आपको सिर्फ रट्टा इस चीज के मारने हैं। किस चीज का? मोल अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। अब तो आपको क्या है, एन की वैल्यू खुद देगा एग्जाम में कि एन बराबर 1 है, एन बराबर 0 है, एन बराबर 2 है। अपने को के की यूनिट निकालनी है। क्या निकाल सकते हो? क्या क्या आप निकाल सकते हो? क्या मेरे को आप ये बताओ। आपको एक एग्जांपल करवा देता हूं, उसके बाद में आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। निम्न अभिक्रिया के लिए, निम्न अभिक्रिया के लिए प्रत्येक अभिकारक के सापेक्ष, प्रत्येक अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि तथा अभिक्रिया की कुल कोटि ज्ञात करो। अभिक्रिया की कुल कोटि ज्ञात करो। ये अपना क्वेश्चन है। कौन सी रिएक्शन दी हुई है? 2HCrO4 माइनस प्लस 6I माइनस प्लस 14H प्लस से क्या बन रहा है भाई? 2Cr प्लस 3 प्लस 3I2 प्लस 8H2। वेग नियम, वेग नियम दिया हुआ है आपको। वेग नियम से दर दी हुई है आपको। दर क्या दी हुई है? दर दी हुई है K इंटू HCrO4 माइनस की पावर में 1, I माइनस की पावर में 2 और H प्लस की पावर में 1 दिया हुआ है। आप बताओ भैया आप मेरे को। मुझे पता है वेग नियम से जो दर आएगी वो सीधी नहीं आएगी। उसमें क्या आएगा? ये जो ऊपर वाली पावर है, वेग नियम क्या होगा भाई? वेग नियम दोबारा लगाओ आप। वेग नियम से बराबर दर बराबर क्या आएगा भाई? मैंने आपको करवा दिया ना। दर बराबर k इंटू ए की पावर में x, b की पावर में y, यहाँ पे 3 है तो मान लेते c की पावर में z। ये a b c क्या होती है? रिएक्टेंट होती है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? पहले अपनी रिएक्टेंट लिखो। सर यहाँ रिएक्टेंट है HCrO4, यानी क्रिया कारक क्या है? HCrO4 की पावर में x। फिर दूसरा क्या है? I की पावर में y। फिर क्या है सर? H प्लस है तो H प्लस की पावर में z। और ये जो x y z किसको बताएगा? ये अभिक्रिया की कोटि को बताएगा। आप इसको और इसको कंपैरिजन कर लिया करो। जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में और हम जैसे निकालते हैं उनको कंपैरिजन करो। तो x की वैल्यू सर इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे, x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू सर 2 आएगी, z की वैल्यू 1 आएगी। 1 का मतलब है HCrO के सापेक्ष, सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी है भाई? 1 है। यानी जो इसकी पावर में है, जो HCrO की पावर में है वो HCrO की कोटि को बताएगा। इसी प्रकार I की पावर में कितने है सर? 2 है तो 2 क्या बताएगा? I माइनस के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि बताएगा। I माइनस के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि बताएगा। कितनी आएगी? 2 आएगी। और Z क्या है सर? Z H प्लस की पावर में है। H प्लस की पावर में कितनी है? 1 है। यानी ये H प्लस के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि बताएगा। तो H प्लस के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि बताएगा। कितनी है? 1 है। और जो n होती है वो क्या आएगा भाई? इन तीनों का योग आएगा। ये क्या बताएगा? अभिक्रिया की कुल कोटि बताएगा। अभिक्रिया की कुल कोटि बताएगा। कुल कोटि बताएगा। ये n क्या आएगा भाई? 1 प्लस 2 प्लस 1 यानी 4। तो अभिक्रिया की कुल कोटि कितनी आएगी? 4। आपको पूछ लीजिए HCrO माइनस के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 1, I माइनस के सापेक्ष 2, H प्लस के सापेक्ष 1। ये अपने आंसर आएगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ओवरऑल ऑर्डर पूछ सकता है, इसी अलग अलग के सापेक्ष पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। अपने को घबराना नहीं है। अपने को जो मैंने आपको करवाया है वैसे वैसे आपको करना है। अगला जो अपना कल वाला सेशन है, इस सेशन को आज यहीं रोकते हैं। अपना कल वाला जो सेशन है उसमें मैं इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, कोटि कैसे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंटल डाटा से कोटि कैसे निकाला जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा कल वाला जो है ना सेशन। कल वाला सेशन है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा क्योंकि वहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देखो थोड़ा बहुत मैंने आपको हिंट दे दिया आज वाले में। कल हम पूरी तरह से कोटि निकालना सीख जाएंगे। कल हम क्या सीख जाएंगे? कोटि निकालना सीख जाएंगे। जब ऑर्डर आ जाएगा अपना, उसके बाद तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तो हम 3 ऑर्डर के बारे में बात करेंगे। 0 ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होती है। अपना चैप्टर यूं मान के चलना आधा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा क्या होता है,
उसके बाद में कैटलिस्ट का क्या प्रभाव पड़ता है, इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर में कुछ भी नहीं है, लेकिन चैप्टर को समझ के हुए चलना है। यदि आप रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो 100% आप गड़बड़ कर जाओगे। देखो यहां रेट लो है, अब जिसने ये समझ लिया कि रेट लो में स्टीक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आते हैं, क्या आता है, रेट लो में अभिक्रिया की कोटि आती है, तो उसके लिए सारे क्वेश्चन इजी है। उसके लिए वो सीधे सीधे आपको तुरंत समझ जाएगा, ये ऊपर वाली पावर है, ये कोटि को बताएगी, और इन सब की योग कर दिया जाए तो वो अभिक्रिया की कुल कोटि आ जाएगी, अपना आंसर सही हो जाएगा। और जो इसको रट्टा मारने में लगे हुए सर यहाँ पे 2 आना चाहिए था, यहाँ पे 1 क्यों दिया हुआ है, यहाँ तो 6 दिया हुआ है, यहाँ 2 क्यों दिया हुआ है, यहाँ 14 दिया हुआ है, यहाँ 1 क्यों दिया हुआ है, इसका मतलब उसने गड़बड़ कर ली, उसने समझा नहीं। उसने ये नहीं समझा कि वेग नियम में स्टीक्योमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आते हैं, केवल और केवल अभिक्रिया की कोटि आती है। यदि ये चीज आपके दिमाग में घुस गई ना, तो इससे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। तो अपना कल वाला जो सेशन है उसमें खूब सारे एग्जाम्पल करेंगे, ताकि आपके दिमाग में और भी अच्छी अच्छी चीजें घुस जाए, और अपने जो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन है वो आपके गलत नहीं होने चाहिए। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल वाले नए लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, और बड़े ध्यानपूर्वक और निष्ठा के साथ में फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर तैयारी करो। सेकंड ग्रेड कोई बड़ा एग्जाम नहीं है। यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो 100% आप इस एग्जाम को निकाल सकते हो। यदि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो डेफिनेटली आप यदि पहले हार मान ली तो गारंटेड आप एग्जाम में जाके हारोगे। सिकंदर वही होता है जो पहले से सोच के बैठा है मैं तो जीत जाऊंगा, वो सिकंदर कहलाएगा। यदि आप पहले से हार के बैठे हो फिर आप क्या ही जीत पाओगे वहां पे जाके। कल इंडिया वाला मैच देखो आप, इंडिया का मनोबल बहुत ऊंचा था, उनको लग रहा था कि हम तो 100% जीत जाएंगे, और जीत गए। यदि बीच में पारी लड़खड़ा रही थी उस टाइम हो सकता है कि दबाव में आके आउट हो जाते वो लोग, उन्हें मनोबल नहीं रहता तो आउट होते इंडिया आ जाती। तो मनोबल हमेशा आपका ऊंचा रहना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, कोई आपको ऐसा बोलेगा आपका तो सिलेक्शन नहीं हो रहा, आपकी वीक है, केमिस्ट्री वीक है, फिजिक्स वीक है, आप क्यों परेशान हो रहे हो, रीट की तैयारी कर लो या उसकी तैयारी कर लो। तो किसी की भी तैयारी कर लेना, जिसकी भी तैयारी करो आप दुनिया के कोई भी एग्जाम की, आप में खुद में एक बिलीव होना चाहिए कि मैं इस एग्जाम को निकाल सकता हूं, तब तो आपका सिलेक्शन होगा। यदि आपके अंदर बिलीव नहीं है, विज्ञप्ति के चक्रों में लगे रहते हो, पद बढ़ा दी जाए या कोई दूसरी विज्ञप्ति आ जाए मैं उसकी तैयारी कर लूं, मेरा उसमें हो जाएगा, मेरा पटवारी में हो जाएगा, मेरा वीडियो में हो जाएगा, मेरा लैब असिस्टेंट में हो जाएगा, मेरा रीट में हो जाएगा, तो गारंटेड आपका किसी में नहीं होगा, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस का अभाव है। और जिसमें कॉन्फिडेंस का अभाव होता है उसका सिलेक्शन कहीं नहीं होता है। इसलिए फुल मोटिवेटेड, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में तैयारी करो, गारंटेड आपका सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हो जाएगा। एफसीए टीम आपके साथ लगी हुई है। कोई भी डाउट हो आप मेरे को व्हाट्सअप किया करो या फिर टेलीग्राम पे पूछा करो कि सर ये ऐसे ऐसे डाउट आ रहे हैं, क्या किया जाना चाहिए, आपका सॉल्यूशन हम करवाएंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।